हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपके 11th के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी और मैंने भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर किया गया था। तो मुझे नहीं लगता है फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी आपके 11th के एग्ज़ाम्स में। तो अब 11th के एग्ज़ाम्स आपके ओवर हो चुके हैं। अब आप लोग 12th की तरफ ध्यान दीजिए। और 12th जो होता है वो आपको आपके ओवरऑल जो भी आपका ये एकेडमिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th, क्योंकि 12th क्लास में आपको दो तरह के एग्जाम्स देने होते हैं। एक पहला बोर्ड एग्जाम देना होता है और दूसरा इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आपको नीट या IITs के लिए फाइट करना है, तो उसमें भी 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोर्ड एग्जाम में जो 12th का सिलेबस जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस 12th के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। इंट्रेंस एग्जाम्स जो आप देंगे, जैसे कि नीट का, IIT JEE का, इन सभी इंट्रेंस एग्जाम्स में इनके अलावा भी आप इंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के। इन सभी जगहों पे जो 12th का वेटेज होता है वो अराउंड 60% टू 70% होता है, यानी कि 12th के सिलेबस से ही 60 to 70% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन सभी इंट्रेंस एग्जाम्स में। और ये 12th का होता है, 12th सिलेबस से पूछा जाता है। और 30% to 40% जो होता है वो 11th से पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12th का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 11th से सिर्फ 30 से 40% ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 to 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th से पूछे जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 100 के 100% क्वेश्चंस आपके 12th से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको 12th पे पूरा फोकस देना है। हो सकता है आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 12th का मेजर पोर्शन ही आपकी कहीं भी आपसे पूछा जाएगा। तो 12th पे अच्छे से आप लोग ध्यान दें। और रही बात 30 to 40% जो ये 11th का है, ये आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है और आपने पढ़ाई भी करी है थोड़ी बहुत, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका रिवीजन कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस है वो हम भी आपको बीच बीच में रिवीजन कराते रहेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो जो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो अब 12th भी उनका बर्बाद हो जाएगा, तो उनको ऐसा कुछ सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो लोग अगर 12th पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि 12th का ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं भी। तो आप लोग 12th को अच्छे से ध्यान दीजिए और इस पर काम कीजिए। आप लोग को बीच बीच में गाइडलाइंस भी दिया जाएगा, जिसको जैसा पर्सनलाइज्ड वे में बताया जाएगा, जिसको जिस चीज़ में, जिस डोमेन में इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझसे सजेशंस ले सकते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, फॉर्म्स कौन सी भरनी चाहिए। हर तरह की काउंसलिंग आप लोग को की जाएगी बीच बीच में। तो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे और हम भी जो भी यहाँ पे नोट्स लिखवाया जाएगा उसका PPT आप लोग को हम अवेलेबल करा देंगे। आप लोग वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दूसरी बात आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग पहले खुद ट्राई करें। जो भी क्वेश्चंस किसी टॉपिक के बाद दिया जाता है तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब आप सॉल्व कर ले रहे हैं तब आप आगे वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, आपने सही किया है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज, अच्छी पकड़ होगी कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल क्लासरूम की तरह, जैसे मैं क्लासरूम में आप लोगों को कराता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ और फिर सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देता हूँ। आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। वैसे ही यहाँ भी करना है। आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं सॉल्यूशन तो कंटिन्यूअसली बताते रहूंगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन के बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करें और तब मेरे आंसर को देखें, खुद से सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही साथ आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी डाउट्स आएंगे उनको आप लोग डाउट्स को
कमेंट में मुझे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग जरूर लिखेंगे कि क्या डाउट आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक डिस्कशन फोरम डेवलप होगा। डिस्कशन, जो भी दूसरे लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट्स में आपके डाउट्स को देखेंगे और खुद भी रिस्पॉन्स करेंगे, या उन्हें भी पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसका मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगा। जो भी डाउट है उस या तो कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग को बताया जाएगा कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसको एक अच्छे से डिस्कशन प्लेटफॉर्म की तरह लें और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे भी हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या फिर जरूरत पड़े तो ऑफलाइन से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा। आप लोग पूरा भरोसा रखें और अच्छे से मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखें। जैसे जैसे वीडियो डाला जा रहा है आप लोग उसको देखेंगे। डेली में एक बार, दिन भर में एक बार आप लोगों को एक वीडियो में डालूंगा हर टॉपिक का, और आप लोग उसको देखेंगे। आपका सिलेबस यहाँ पे पूरे अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। हर टॉपिक्स के बाद से क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर आज का। तो जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो विद्युत आवेश का ही एक पार्ट है। विद्युत आवेश जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो है वो स्थिर आवेश होता है, और दूसरा जो होता है वो गतिशील आवेश होता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो स्थिर आवेश और गतिशील आवेश। स्थिर आवेश को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जो गतिशील आवेश होता है ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं 12th में ही, और काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा। तो स्थिर आवेश पे आते हैं हम लोग। स्थिर आवेश के बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और क्या होता है स्थिर आवेश वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाइए आप। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है, और पहले भी बता चुके हैं, स्टैटिक्स यानी कि स्थिर अवस्था में, स्थिर वैद्युत। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो पदार्थ कोई भी वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव डालता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का, आप लोग नोट्स कॉपी करते चलिए साथ साथ, वैसे हम आप लोग को अवेलेबल करा देंगे इसका पीपीटी भी। वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव डालता है। बिल्कुल आराम से पढ़ना है और आपका सिलेबस काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग काफी कुछ सीख भी लेंगे।
थोड़ी सी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा सा लिखने में मुझे भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव डालता है। इसके अलावा हम लोग अथवा सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि आवेश के कारण पदार्थ में एट्रैक्शन यानी कि आकर्षण या रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आप लोग भी बचपन में ही देखे होंगे कि दो चुंबक होते हैं, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी चुंबक एक दूसरे को खींचते भी हैं और एक दूसरे को दूर भी भगाते हैं, रिपल्सन करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स में आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि जब सेम पोल्स को एक पास लाया जाता है, समान पोल्स को, यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ साउथ पोल को एक पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर चुंबक के अपोजिट पोल्स को हम लोग पास मिलाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, यानी अपोजिट चार्जेस हो या अपोजिट पोल्स हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स या सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये नेचर में शुरू से ही पाया जाता है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी वही गुण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबकीय प्रभाव डालता है, क्योंकि चुंबक में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसलिए चुंबकीय प्रभाव। साथ ही साथ हम लोग विद्युतीय प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कि विद्युत वाली प्रॉपर्टीज, वो भी इनकी वजह से डेवलप होता है। विद्युत में भी आप देखेंगे कि हम लोग चुंबकीय गुण विद्युत के हेल्प से भी डेवलप करते हैं। वो आप लोग आगे के जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें उसको डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इतना जान लेना। तो मेन काम क्या होता है, आवेश के कारण क्या होता है, पदार्थ में अट्रैक्शन और रिपल्सन के गुण डेवलप हो जाते हैं। अब आवेश जो होता है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ये दो तरह के आवेश पाए जाते हैं। आवेश को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। ये एक तरह से मान लिया गया है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अदरवाइज कौन जानता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो। किसी जगह पे मतलब कोई एक ऐसा प्लेनेट हो जहां पे नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बोला जाता हो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव। वो हम लोगों ने एक ऐसा नॉमेनक्लेचर, इसका नेमिंग कर दिया है कि ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो आवेश को दो भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हम आपको दिखाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश है, सारे पॉजिटिव हैं यहाँ पे, इसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। और दूसरा ये वाला आपका निगेटिव चार्जेस है, सारे नेगेटिव हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये वाला जो है इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। वही अगर एक केस हम लोग लेते हैं जहाँ पे दोनों की चार्जेस अपोजिट हैं, यानी कि जैसे कि एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इस केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, तो इस केस में रिपल्सन होगा। ये काफी आसान है, आप लोग को याद रखना है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस attract each other and opposite charges repel each other। समान चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे यूनिट्स ऑफ चार्जेस। यूनिट्स ऑफ चार्जेस यानी कि आवेश की इकाई। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, आवेश की इकाई। तो एसआई यूनिट, अब पहली चीज हम लोग बहुत पहले से काफी दिनों से ये पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा 9th-10th में कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक कितने समय अंतराल में, 1 सेकेंड में जितनी चार्जेस फ्लो करती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि Q बराबर जो हो जाएगा वो I क्रॉस T हो जाएगा। I को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में, या इसको आप टाइम ही कह दें, टाइम कर, यानी एम्पियर गुना टाइम जो होता है वो हमारा Q होता है, और इस एम्पियर गुने टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। यानी कि कूलम को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कूलम बराबर, कूलम को हम लोग डिनोट करते हैं C से या CB से, और कूलम का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। कूलम बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है उसको MKS यूनिट भी कहते हैं, MKS यूनिट या एसआई यूनिट। वो क्या होता है, कूलम होता है। CGS यूनिट देखेंगे हम लोग, ये पहला MKS यूनिट हो गया, दूसरा CGS यूनिट ऑफ चार्ज।
ये जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। सीजीएस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ESU से लोग डिनोट किया जाता है, या फिर इसको स्टेट यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट यूनिट, सॉरी स्टेट यूनिट नहीं, स्टेट कूलम। फ्लो में मैंने यूनिट कह दिया। स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है इस यूनिट को। तो जो ESU की वैल्यू होती है, अगर हम लोग इसको देखें तो 1 स्टेट यूनिट, 1 स्टेट कूलम, बार बार मैं यूनिट कह रहा हूं, 1 स्टेट कूलम जो होता है वो 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, कूलम के बराबर होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम वो होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। आप लोग देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे -9 है तो वो यहाँ आएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा। तो उससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इस तरह हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट का एक पार्ट और होता है, ये ESU हो गया। इसी तरह एक होता है EMU, जिसको कहते हैं, EMU को हम लोग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको आपको याद रखना है, इस क्वेश्चंस में इसका यूज किया जा सकता है। इसको शॉर्ट में EMU से डिनोट किया जाता है। इसको एब्सोल्यूट यूनिट भी कहा जाता है और इसको एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है। और 1 एब्सोल्यूट कूलम का जो वैल्यू होता है, 1 एब्सोल्यूट कूलम कहिए या फिर EMU कहिए, तो 1 एब्सोल्यूट कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻10 कूलम के बराबर होता है। 1 एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। तो 1 EMU, ये बी पार्ट जो है ये और ये वाला ESU, ये दोनों जो है ये CGS यूनिट है कूलम के। अब सबसे बड़ी यूनिट जो होती है, आवेश का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो फैराडे होता है। फैराडे के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसकी भी वैल्यू आपको याद करनी है। 1 फैराडे का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? फैराडे होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये एक नंबर में भी सीधा पूछ सकता है आप लोगों से कि आवेश की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि फैराडे होता है। या फिर डायरेक्ट 1 फैराडे का मान भी आपसे पूछ सकता है कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है। 1 फैराडे बराबर 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलम। और फैराडे जो है ये फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है। आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है। तो ये जितने भी यूनिट्स आपको बताए गए हैं आप इनको याद रखिएगा।
इसका यूज पड़ेगा आपको क्वेश्चंस वगैरह में। 3 तरह के यूनिट बताया गया है, एक एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एक फैराडे के बारे में। सीजीएस यूनिट आपके 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला स्टेट कूलम और दूसरा ईएमयू। स्टेट कूलम को ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पूछा जा सकता है, डायरेक्ट यूज हो जाता है, जैसे कि 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम। ये मिली मेगा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से आप लोग का रिवीजन कराया जा रहा है। 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम। मिली के अलावा क्या आता है, माइक्रो आता है। 1 माइक्रो कूलम, इसका वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। माइक्रो के बाद क्या आता है, नैनो आता है। 1 नैनो कूलम, इसका मान कितना होगा, 10⁻⁹ कूलम के बराबर। और उसके बाद आता है 1 पीको कूलम, पीको कूलम, इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻12 कूलम के। तो ये यूनिट से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी पूछेगा और आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, और छोटी सी चीजें, अगर ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आती है तो आप लोग गलती कर सकते हैं। तो इनको हमेशा दिमाग में रखना है। हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं तो इन सब चीजों का यूज करते हैं हालांकि। तो आप लोग को ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है, 11th में भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस कराए गए हैं जिसमें इनका यूज किया गया है। नहीं भी कराया गया होगा तो आप लोग खुद से इसको ध्यान में रखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आवेश की। तो आप लोग देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इसको कह सकते हैं आवेश के गुण। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको बस ध्यान में रखना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ काम की नहीं भी हैं, जिनका डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है आवेश की, वो होती है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण पहली प्रॉपर्टी। आप लोग एनर्जी संरक्षण पढ़े हुए हैं, सेम वैसे ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, कहा जाता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि आपस में कितना भी चार्ज का ट्रांसफर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जस्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लोग अप्लाई करते थे तो उसमें टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता था वो स्टार्टिंग में जितना होता था उतना ही हम लोग फाइनल एनर्जी देखते थे। ग्रेविटेशन वगैरह में हमने इसका काफी अच्छे से यूज किया है। तो सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम एक निकाय लेते हैं, कोई भी एक निकाय लिया जा सकता है, इसके अंदर
दो चार्जेस ले लो, Q1 और ये एक Q2। अब Q1 Q2 के ऊपर कोई सा भी चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा हो, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो, कोई भी ट्रांसफर हो रहा हो, चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन ये ओवरऑल ये सिस्टम का जो चार्ज होगा, जो सिस्टम के ऊपर जो चार्जेस होंगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि Q1 प्लस ऑफ Q2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपस में कितना भी चार्ज का आदान प्रदान करे, लेन देन करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल Q1 प्लस Q2 हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, कि किसी निकाय में जो कि बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन ये है कि आइसोलेटेड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे टर्म आइसोलेटेड सिस्टम यूज किया। आइसोलेटेड से ये तात्पर्य है कि इस सिस्टम में बाहर से कोई चार्ज ना आ रहा है, ना सिस्टम से बाहर की तरफ कोई चार्ज जा रहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। बाहर से कोई लेन देन नहीं होगा। जो भी लेन देन होगा इनका इंटरनल होगा, इस सिस्टम के अंदर होगा। तो टोटल चार्जेस जो रहेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट इसका। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। काफी आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का यानी कि आवेशों की योज्यता। एडिशन का योज्यता हो जाता है। तो आवेशों की योज्यता हम लोग देखेंगे। तो आवेश को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से वेक्टर की तरह कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना। यानी कि टोटल चार्जेस हमारे सिस्टम का बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। अगर n सिस्टम्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स की जो चार्जेस होंगे उनका टोटल सम जो होगा वही उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। अब हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो, Q2 निगेटिव हो। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, या दोनों निगेटिव भी हो सकता है। तो जिसका जो यूनिट होगा उस यूनिट के साथ हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि अगर Q1 बराबर हमारा +5 कूलम हो रहा है, Q2 बराबर -3 कूलम हो रहा है, Q3 बराबर +8 कूलम हो रहा है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा 5 - 3 + 8 कूलम, यानी कि 10 कूलम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं टोटल चार्ज। तो चार्जेस की जो योज्यता होती है वो डायरेक्ट सम होता है। चार्ज को उसके यूनिट के साथ हम लोग उसको जोड़ देंगे। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ टोटल सम कर देंगे और टोटल चार्ज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, पूछे जा सकते नहीं है, पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये वाला ज्यादा ध्यान में रखना है। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटाइजेशन। अच्छा, एक चीज आप जान जाइए, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिगार्डिंग,
कि जो आवेश कोई भी पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज होता है वो ई होता है, माइनस ई होता है। जो ई चार्ज होता है, ई का मान होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट of charge that is found independent यानी कि स्वतंत्र रूप से जो चार्ज पाया जाता है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि स्वतंत्र रूप से चार्ज पाया जाता है जो वो होता है that is found independent is E जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है जो कि इंडिपेंडेंट रूप से पाया जाता है। इससे भी छोटा चार्ज अवेलेबल है, क्वार्क्स होता है, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पाया जाता है। जो इंडिपेंडेंट रूप से पाया जाने वाला चार्ज है और जो स्मॉलेस्ट है वो ई होता है, और ई का मान होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम के बराबर होता है। ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि कभी भी Q जो होता है कि वो N इंटू ई के बराबर होता है। कभी भी Q जो होता है वो N इंटू ई के बराबर होता है, जहां n बराबर n, जहां n इज नेवर अ फ्रैक्शन। n जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो एक पूर्ण संख्या होता है। n जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, होल नंबर होता है। होल नंबर हम लोग बेस्ट कह सकते हैं, n इज होल नंबर। n जो होता है हमारा होल नंबर होता है, यानी कि 1/2, 1.5 ऐसे n की वैल्यू नहीं हो सकती। n जब भी होगा वो होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यही कहता है कि जो Q होता है वो n इंटू ए के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और n जो हमारा होता है वो एक होल नंबर होता है, ये कभी भी एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा खुद से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, और जब आप सॉल्व कर ले रहे हैं तब आप आगे उसको मेरा वीडियो देख के उसको देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन जो है वो सही हो रहा है या गलत है। और हाँ, आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा है, कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप लोग जरूर बताएं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाए, आपको लेक्चर दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? पहला पार्ट 6.4 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। सेकेंड पार्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। थर्ड पार्ट 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और फोर्थ पार्ट 4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें हम लोग क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन वाला आपने देखा होगा
कॉन्सेप्ट की जो n होता है q बराबर n ही होता है और n हमेशा होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग e से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि किसमें होल नंबर आ रहा है। जिसमें होल नंबर आ रहा होगा वो एग्जिस्ट करेगा, वो संभव होगा, लेकिन जिसमें होल नंबर नहीं आ रहा होगा वो वाला संभव नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बढ़िया से इसको करके आएंगे और जो भी डाउट्स होगा हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। इस वीडियो के कमेंट में सभी लोग इसका आंसर डालेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, वो भी आप लोग सॉल्व करके आना है, इसी से रिलेटेड है। 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना आवेश होता है? 1e के बराबर होता है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये आप लोग को निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1e के बराबर चार्ज होता है। तो ये दोनों आपके होमवर्क है, आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सभी कोई कमेंट में इसका आंसर जरूर डालेंगे। ये जो वीडियो है इसके कमेंट में आप लोग आंसर इसका डालेंगे। मैं देखूंगा किसका किसका आंसर आ रहा है। सभी लोग अपने नाम के साथ इसका आंसर वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तभी हम नेक्स्ट लेक्चर भी, नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। मुझे सारा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराना है और आप लोग उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जो भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। तो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ाई कीजिए बढ़िया से और अच्छे से वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसमें जो भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।